नमस्कार विद्यार्थियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार मुदगिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा की थी। राज्य क्या होता है, राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं और राज्य की कौन कौन सी शासन प्रणालियां हैं, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। किंतु मैं एक बार पुनः आपको दोहराना चाहूंगा कि राज्य क्या होता है। तो राज्य जो है एक निश्चित भौगोलिक भूभाग में निवास करने वाले व्यक्तियों का एक वह समूह होता है जिनकी अपनी एक सरकार होती है और जिस पर कोई भी बाह्य सत्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि राज्य के चार तत्व हुए, एक निश्चित भौगोलिक भूभाग, उसमें निवास करने वाली जनता, एक शासन प्रणाली या एक सरकार और संप्रभुता। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। दोस्तों, इसी से आगे हम बढ़ते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के माध्यम से संविधानवाद की अवधारणा का जन्म होता है। तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे राज्य से संविधान का जन्म होता है। देखिए, इसको हम समझते हैं कि कोई भी राज्य यदि है तो उस राज्य को संचालित करने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक प्रकार की व्यवस्था चाहिए। इसीलिए उसका नाम राज्य व्यवस्था कहा गया है। और इसी व्यवस्था के आधार पर, यानी इस व्यवस्था से आधार होकर ही वहां पर सरकार का संचालन होता है। ठीक है, यानी कि राज्य होगा, राज्य को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था के आधार पर ही एक सरकार होगी। यदि यह राज्य में व्यवस्था न हो तो ऐसी स्थिति में राज्य अराजक बन जाएगा। अराजक बन जाएगा मतलब वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो राजनीतिक विज्ञान में ऐसी व्यवस्था को ही क्या कहा गया है? संविधान कहा गया है। समझ में आ रही है? फिर दोहराते हैं कि राज्य में एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के आधार पर वहां पर एक सरकार होती है और ऐसी सरकार को ऐसी व्यवस्था से ही शक्तियां मिलती है जिनके आधार पर वह जनता पर शासन करती है। राजनीतिक विज्ञान में ऐसी व्यवस्था को ही हमने क्या कहा है? संविधान कहा है। क्लियर है? हम संविधान को और स्पष्ट करते हैं कि सामान्य अर्थों में यदि हम कहें, अगर एकदम सरलतम शाब्दिक अर्थ में समझे, संकुचित अर्थ में समझे, तो संविधान जो होगा, संविधान नियमों का एक संकलन है। यानी कि हम अगर यहां पर बात करें तो संविधान जो है नियमों का एक संकलन है, यानी एक नियमावली के रूप में है। ठीक है, यानी कि संविधान सुव्यवस्थित विधान, एक सुव्यवस्थित विधि को ही हमने संविधान कहा है। नियमावली से जिसके आधार पर संचालित होगा। तो ये एक संपूर्ण परिभाषा है। किंतु जब हम संविधान को व्यापक अर्थों में देखते हैं तो यह व्यापक अर्थों में शासन प्रणाली के स्वरूप पर चर्चा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह ध्यान रखना, शासन प्रणाली के स्वरूप पर चर्चा करता है। ठीक है, और यह केवल नियमों पर चर्चा कर रहा है। यानी कि संकुचित अर्थ में संविधान का अर्थ है नियमों का समूह जिसके आधार पर शासन चलता है। किंतु जब व्यापक अर्थ में हम संविधान को देखेंगे तो यह शासन प्रणाली के स्वरूप पर भी चर्चा करता है। अर्थात संविधान का परिभाषा अगर हम देखें या व्यापक अर्थों में उसको समझें तो संविधान लिखित और अलिखित नियमों का वह समूह है जिनके आधार पर राज्य का संगठन, राज्य की सरकार, उसके अंगों के मध्य संतुलन या उसके अंगों के मध्य कैसा संबंध होगा, राज्य की जनता को अपने देश की सरकार के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, इन सारी बातों का उल्लेख होता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक सुव्यवस्थित विधान या विधि होती है जो अलिखित और लिखित नियमों का समूह होती है जिनके आधार पर देश की शासन प्रणाली संचालित होती है। तो ये एक संविधान का अर्थ हो गया। वैसे तो यह परीक्षा में पूछा नहीं जाता है किंतु हमें पता होना चाहिए इसका अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देखिए, हमने संविधान को तो देख लिया, ठीक है, संविधान को हमने देखा, ठीक है, संविधान को हमने देखा। अब हमने देखा कि संविधान कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो संविधान के अगर हम स्वरूप और प्रकार पर विचार करें तो उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं और कानूनों के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर और विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम संविधान को 5 भागों में बांट सकते हैं। हम एक एक पर विचार करते हैं। यदि उत्पत्ति के आधार पर हम संविधान को देखें तो उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह का संविधान होगा। एक होगा
विकसित संविधान और दूसरा होगा निर्मित संविधान। देखिए, विकसित संविधान कहने का अर्थ है कि इसका निर्माण किसी एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, अपितु यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इसका निर्माण में उस देश की, उस राष्ट्र की प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और न्यायालय के द्वारा विभिन्न दिए गए निर्णयों का योगदान होता है। किंतु निर्मित संविधान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका निर्माण एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? निर्मित संविधान कहेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर हम विकसित संविधान कहें तो ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, क्योंकि वहां पर प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के संविधान की बात करें तो कैसा होगा? ये निर्मित संविधान होगा, क्योंकि इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, दूसरे आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथाओं और कानूनों के आधार पर देखें तो पुनः दो तरह का संविधान होगा, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। यह भी नाम से स्पष्ट है। लिखित संविधान का मतलब है कि इसका निर्माण यदि एक निश्चित समय में एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा लिपिबद्ध रूप से किया जाता है तो यह कैसा हो जाएगा? लिखित संविधान हो जाएगा। जब संविधान लिखित होता है तो इसमें अधिकतम व्यापक तौर पर व्याख्याएं होती हैं, ठीक है। जबकि अलिखित संविधान जो है ऐसा संविधान है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अलिखित होता है। अगेन, जो प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों और न्यायिक निर्णयों के आधार पर संचालित होता है। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इंग्लैंड का संविधान कैसा होगा? अलिखित होगा, जबकि भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। आजकल विश्व में अधिकांश संविधान कैसे हैं? लिखित संविधान ही होते हैं, ठीक है। तीसरा, यदि हम उसके प्रकार पर चर्चा करते हैं तो परिवर्तनशीलता के आधार पर होगा। परिवर्तनशीलता के आधार पर पुनः संविधान दो प्रकार का होगा, एक लचीला संविधान, दूसरा कठोर संविधान। लचीला संविधान कहने का अर्थ है कि यदि संविधान में संशोधन सामान्य विधि के द्वारा होता है या सामान्य विधिक प्रक्रिया के द्वारा होता है तो उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि संसद में कोई कानून जब बनता है और उसको साधारण बहुमत से हम पास कर देते हैं, पारित करते हैं, तो यह सामान्य विधिक प्रक्रिया कहलाएगी। और यदि किसी देश का संविधान इस सामान्य विधिक प्रक्रिया से ही यानी सामान्य बहुमत से ही संशोधित हो जाता है तो ऐसे संविधान को हम क्या कहेंगे? लचीला संविधान कहेंगे। किंतु यदि किसी देश का संविधान में संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत या विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तो ऐसा संविधान कठोर संविधान कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो सामान्यतः जो एकात्मक संविधान जो होते हैं वह लचीले होते हैं और जो संघात्मक संविधान होते हैं वह कठोर होते हैं। एकात्मक संविधान लचीले क्यों होते हैं? क्योंकि उनको संशोधन करने के लिए केवल केंद्र के पास शक्ति होती है और केंद्र आसानी से उसमें संशोधन कर सकता है। किंतु संघात्मक संविधान में जब शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है तो वहां के संविधान में संशोधन के लिए केंद्र के साथ साथ हमें राज्य की अनुमति की भी आवश्यकता होती है, उसका रेटिफिकेशन चाहिए। इसलिए यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो जाती है, इसीलिए इसे कठोर संविधान कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा है केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर संविधान, ठीक है। अब ये पुनः दो भागों में बांटा जाएगा, केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी लोकतंत्र के प्रकार पढ़े थे और लोकतंत्र के प्रकार में भी हमने देखा था कि केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक एकात्मक और संघात्मक। वहां पर इन दोनों अवधारणाओं को हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। जिन विद्यार्थियों ने अगर नहीं देखा हो वीडियो तो वो देख लीजिए, उनको इनकी अवधारणा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं यहां संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगा कि एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का संवैधानिक शक्ति का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसमें पूरी शक्ति किसके पास में होती है? केंद्र के पास में होती है। यद्यपि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसे राष्ट्र को भी विभिन्न राज्यों में बांटा जाता है, किंतु ऐसे राज्य अपनी शक्ति, अपनी स्वायत्ता और अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? केंद्र पर निर्भर रहते हैं। इसलिए ऐसे देश को एकात्मक संविधान कहा जाता है। सामान्यतः यहां पर इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या उदाहरण होगा इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लैंड का संविधान जो कैसा है? एकात्मक संविधान। इसके अलावा फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान आदि देशों का संविधान भी कैसा है? एकात्मक संविधान है, ठीक है। दूसरा इसी में जो है दूसरा प्रकार अगर देखा जाए तो संघात्मक संविधान यानी केंद्र राज्य संबंध के आधार पर दूसरा प्रकार जो होगा वो संघात्मक यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि एक ऐसा संविधान जिसमें संवैधानिक शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है, स्पष्ट विभाजन होता है। और ऐसे विभाजन से जो है
हम कह सकते हैं कि राज्य के मध्य केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया जाएगा, यानी केंद्र होगा और यहां पर राज्य होगा। तो ये केंद्र और राज्य के मध्य जो होगा, हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्तियों का जब स्पष्ट वितरण या विभाजन करते हैं तो ऐसी व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। यहां पे केंद्र अपनी परिधि में काम करता है और राज्य जो है अपनी परिधि में काम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। भारत का संविधान भी बहुत हद तक कैसा है, संघात्मक संविधान है। यहां पर डबल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है और यहां पर एक संघीय न्यायालय भी होता है जो दोनों के मध्य विवादों को सुलझाता है। इसके और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देख चुके थे। देखिए, सरल शब्दों में यदि कहूं तो संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान की जो बुनियाद है वो शक्ति का वितरण या कह सकते हैं हम कैसे शक्ति का विभाजन है। यानी शक्ति का विभाजन यदि होता है तो संविधान संघात्मक होता है और यदि शक्ति का विभाजन नहीं होता है और शक्ति केंद्र में निहित होती है तो वह एकात्मक संविधान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हालांकि हम एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान के लक्षणों को व्यापक तौर पर और आगे पढ़ेंगे जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। पुनः जब हमने राज्य व्यवस्था का पहला वीडियो पढ़ा था, वो देखा जब पढ़ाया था तो उसमें भी संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष शासन प्रणाली की हमने विस्तृत चर्चा की थी। आप उसको अगर अवधारणा को और व्यापक तौर पे समझना, स्पष्ट तौर पे समझना चाहते हैं तो उसे देख लीजिए। या संक्षिप्त रूप से मैं समझाना चाहूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए या कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्य के लिए या अपनी नीतियों के लिए विधायिका पे उत्तरदायी नहीं होती है। यहां पर दोनों अवधारणाओं में सबसे जो बुनियादी बात है वो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी जो है कंप्लीटली लागू होती है। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका अंतर संबंधित होती है। अर्थात कार्यपालिका का जन्म ही विधायिका से होता है और वह अपनी शक्तियों के लिए, अपने कार्यों और अपनी नीतियों के लिए अनिवार्य रूप से विधायिका अर्थात निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन चाहे तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटा भी सकता है। तो यहां पर जब हम केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे तो वो शक्ति का विभाजन होगा या शक्ति का वितरण होगा, और जब हम विधायिका कार्यपालिका के आधार पर बात करेंगे तो यह शक्ति का पृथक्करण होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के संविधान है। जहां तक भारत की बात है तो भारत में स्पष्ट रूप से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। क्यों अपनाया है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम जब संसद पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। और हमने अध्यक्षीय शासन प्रणाली अर्थात प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया है, इसके भी कुछ कारण हैं। तो ये हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम संसद पर विचार करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान क्या होता है और संविधान के कितने प्रकार हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी अवधारणाओं से मैंने आपका परिचय कराया है। इन्हीं के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है और भारतीय संविधान में ऐसी कई सारी विशेषताओं को भी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या समस्याएं थी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। किंतु मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा और उसकी मांग को समझेंगे, उसका निर्वाचन गठन कैसे हुआ, उस सभा की बैठक कैसे हुई, स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ 47 में तो संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन आए, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, प्रारूप समिति ने अपनी क्या भूमिका निभाई, संविधान का प्रवर्तन कैसे होता है, संविधान के कौन कौन से स्रोत, यानी जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तो हमने किस देश से हमने क्या क्या लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने संविधान सभा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां इसको भी समझेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे, विषय थे जिन पर विशद रूप से विचार विमर्श हुआ, वाद विवाद हुआ और अंततः निर्णय लिए गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि संविधान जो है, किसी भी देश का संविधान जो है वो एक दिन का परिणाम नहीं होता है।
है ना, एक दिन में नहीं बनता या एक दिन की उपज नहीं होता है, वह लंबे ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर बनता है। भारतीय संविधान का निर्माण भी, क्या उसके निर्माण में भी यह ऐतिहासिक प्रेरणा है। यद्यपि यह विषय या टॉपिक जो है आप मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम से। ये कैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 के भारत शासन अधिनियम तक हमारे देश में संवैधानिक विकास हुआ, उस पर विस्तृत चर्चा अभिनव सर आपको मॉडर्न इंडिया में करेंगे। मैं केवल आपकी संविधान सभा से चर्चा प्रारंभ करूंगा। ठीक है, सामान्य तौर पर मैंने जैसा कि कहा कि एक दिन में संविधान नहीं बनता है, लंबी प्रक्रिया होती है, कई संघर्ष होता है, किंतु सामान्यतः लोकतांत्रिक देशों में एक जनप्रतिनिधि संस्था के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है और वह जनप्रतिनिधि संस्था को ही हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी जनप्रतिनिधि संस्था को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। अब यह संविधान सभा कैसे आई हमारे देश में, तो इसका भी एक इतिहास है जिसको हम समझेंगे। पुनः दोहराता हूं कि लोकतांत्रिक देशों में जनप्रतिनिधि संस्थाएं जो है अपने देश का संविधान का निर्माण तो करती है और उसे अंगीकृत भी करती है। ऐसी जनप्रतिनिधि संस्थाओं को ही संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। भारत में भी संविधान सभा जो बनी है उसको बनने के पीछे उसकी बहुत बड़ी मांग जो थी, कई सारे हमारे भारतीय नेताओं ने उसकी मांग करी, कई सारे त्याग किए, कई सारे आंदोलन हुए, उसके बाद यह असेंबली बनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम अभिव्यक्ति जो है हमें बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिलती है 1895 में। ठीक है, उन्होंने एक स्वराज विधेयक बनाया जिसमें संविधान सभा की अभिव्यक्ति हमें दिखती, झलक दिखती है। उसके बाद 20वीं सदी में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1922 में यह कहा कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा, वह ब्रिटिश की अनुकंपा पर आधारित नहीं होगा। आगे चलकर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से जो है संविधान सभा की मांग करी और कहा कि संविधान सभा जो होगी वो भारतीयों के द्वारा बननी चाहिए और भारतीय संविधान का निर्माण भी भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। किंतु मोतीलाल नेहरू को जो है उसकी मोतीलाल नेहरू की मांग को अस्वीकार कर दिया। आगे चलकर भारत सचिव बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आपके आपसी दलों में इतना मतभेद कि आप कभी भी मिलकर एक संविधान नहीं बना सकते हैं। बर्किनहेड की इस चुनौती को भारत के सभी दलों ने स्वीकार किया और 1928 में सर्वदलीय बैठक करी और सर्वदलीय समिति का निर्माण किया जिसने भारतीय संविधान पर प्रथम चर्चा करी और उसका प्रारूप बनाया। इसी को 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान बनने की दिशा में पहला कदम था। आगे चलकर 1934 में साम्यवादी जो हमारे नेता थे एम.एन. रॉय, उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन किया और कहा कि भारतीयों का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बननी चाहिए। ठीक है, जब इतनी मांग हो चुकी थी, इसके बाद में जो है आगे चलें तो कांग्रेस ने फिर 1935 के अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक रूप से यह मांग करी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उन्होंने संविधान सभा की मांग करी, संविधान सभा का अर्थ और उसके महत्व को स्पष्ट किया। आगे चलेगा 1937 और 38 के कांग्रेस अधिवेशन में पुनः संविधान सभा की मांग को उठाया गया और उस पर विशद विचार विमर्श किया। यह प्रक्रिया चल ही रही थी। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय जगत में एक नया घटनाक्रम होता है और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जो है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है। ठीक इसी समय 3 सितंबर को इंग्लैंड भी युद्ध में कूद जाता है और मतलब इंग्लैंड भी जर्मनी के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल देता है और विश्व युद्ध में शामिल होता है। किंतु इंग्लैंड यहां पर एक गलती करता है और वह भारत को भी, यानी भारत की सरकार को, भारत को भी बिना भारतीय जनता की सहमति के, कांग्रेस की सहमति के भारत को इंग्लैंड की ओर से युद्ध में झोंक देता है। चूंकि यह बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती है और कांग्रेस जो है इस पर प्रतिक्रिया करती है, इसका विरोध करती है और कांग्रेस ब्रिटिश के इस कदम का विरोध करते हुए अपने 8 प्रांतों में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल होता है उनकी जो है 22 अक्टूबर 1939 को वो इस्तीफा दे देते हैं और स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं कि हम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं हैं। इसी बीच में विश्व युद्ध के दौरान जो है इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होता है और 10 मई 1940 को नेविल चैम्बरलेन की जगह विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। विंस्टन चर्चिल पर यह दबाव बनता है क्योंकि जैसे जैसे जर्मनी की स्थिति मजबूत होती जा रही थी विश्व युद्ध में, तो विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनता है कि वह भारतीयों से कोई समझौता करें। ठीक है, भारतीय समझौता करने के लिए उन्होंने वायसराय लिनलिथगो को यह कहा
या निर्देश दिए कि वह भारतीयों का विश्व युद्ध के प्रति समर्थन ले और उनसे चर्चा करें। ऐसी स्थिति में जो है 8 अगस्त 1940 को लिन लिथगो भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव पेश करते हैं और इसी प्रस्ताव को क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अब अगस्त प्रस्ताव में क्या था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह अगस्त प्रस्ताव से आपको मेंस में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगस्त प्रस्ताव में 2 बातें महत्वपूर्ण थी। एक कि युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन ढांचे के आधार पर, यहां पर थोड़ा सा आप शब्द को ध्यान देंगे कि युद्ध की आधार पर, डोमिनियन ढांचे के आधार पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। पर कब की जाएगी? युद्ध की समाप्ति के बाद की जाएगी। और दूसरा, भारतीय संविधान का प्रारूप निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संविधान सभा की गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। किंतु इस अगस्त प्रस्ताव को जो है कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने अस्वीकार कर दिया और दोनों ने कहा, मतलब मुस्लिम लीग को तो अलग से पाकिस्तान पृथक राष्ट्र चाहिए था, कांग्रेस को यह प्रस्ताव नहीं जमा क्योंकि वह युद्ध के बाद तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। आगे चलकर जो है हम देखते हैं 1942 तक विश्व युद्ध की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। ब्रिटेन की स्थिति कमजोर, मित्र राष्ट्र की स्थिति कमजोर होने लगती है। तब अमेरिकी प्रधानमंत्री जो है, अमेरिकी प्रधानमंत्री रूजवेल्ट और जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो है वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर यह दबाव बनाते हैं कि भारतीयों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए और भारतीयों का समर्थन लिया जाए, क्योंकि इस समय तक जापान भी जो है वह जर्मनी के पक्ष में कूद चुका था और जापान की समस्या भारतीय समस्या बन गई थी, यानी कि भारत को अपने दरवाजे पर संकट दिखने लग गया था। ऐसी स्थिति में चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स को भेजा और स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स को जो है कहा कि भारतीयों के साथ में कोई समझौता किया जाए। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स आते हैं और क्रिप्स ने भारतीयों के सामने, भारतीय दलों और नेताओं के समक्ष प्रस्ताव पेश किया जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्रिप्स मिशन में जो है 2 बातें हैं। यहां पर 2 बातें कौन कौन सी? अगेन वही कि युद्ध के पश्चात जो है क्या होगा, भारत और देशी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ के लिए एक संविधान सभा बनेगी। और दूसरा यह कहा कि इस प्रस्ताव में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लेख की गई कि यह संविधान तभी मान्य होगा जब प्रांतीय राज्य हैं और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें इस संविधान को माने, अर्थात कि देशी रियासत या कोई भी ब्रिटिश प्रांत चाहे तो ऐसे संविधान को अस्वीकार कर सकता है, नहीं मान सकता, इस भारतीय संघ से अलग हो सकता है और अपना पृथक संविधान का भी निर्माण कर सकता है। स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो क्रिप्स मिशन कहीं ना कहीं इसमें हमें विभाजन के ही संकेत दिखते हैं, पाकिस्तान के बीच भी हमें दिखाई देते हैं, किंतु मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि स्पष्ट पाकिस्तान की मांग नहीं थी। भारत ने भी इस प्रस्ताव को, यानी कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह युद्ध तक का इंतजार नहीं कर सकती थी और इसमें संविधान सभा के स्वरूप को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं थी। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, यद्यपि यह प्रस्ताव अगेन प्रगतिवादी था किंतु अस्वीकार कर दिया। आगे अब देखते हैं कि क्रिप्स मिशन की असफलता होती है, विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश में राजनीतिक परिवर्तन होता है। इस राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से वहां पर साम्राज्यवाद की अवधारणा कमजोर पड़ने लगती है और वहां पर ज्यादा उदार विचारों वाली लेबर पार्टी की सरकार आती है और क्लीमेंट एटली वहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं। अब क्लीमेंट एटली जो है वास्तविक रूप में भारतीय समस्या का समाधान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा, मतलब एक मंत्रिमंडल दल भेजा जो कि कैबिनेट मिशन के नाम से चर्चित है। यह दल कब आया? 24 मार्च 1946 को आया और इस दल में कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ध्यान रखिए यहां से प्रश्न एक बन सकता है मेंस में 3 नंबर के लिए कि कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे। तो 3 नंबर में ये आप 3 नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे और थर्ड एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? क्लीमेंट एटली ने भेजा था। प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह मिशन भारत में आया और इस मिशन ने क्या किया? सभी दलों से चर्चा की, सभी दलों से चर्चा करी, कांग्रेस
और कह सकते हैं मुस्लिम लीग और विभिन्न नेताओं से चर्चा करते उन्होंने पाया कि भारतीयों के मध्य किसी भी प्रकार की सहमति का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में कैबिनेट मिशन ने स्वयं से एक प्रस्ताव बनाया, आपसी सहमति से, आपसी विचार से एक प्रस्ताव बनाया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सौंपा और क्लेमेंट एटली ने यह प्रस्ताव 16 मई 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया। और यह प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? त्रिस्तरीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव और स्वतंत्र भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की व्यवस्था की गई। यानी कि त्रिस्तरीय संघ का संविधान बनेगा और दूसरा क्या होगा? संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और यही कैबिनेट मिशन से हमें क्या मिली? संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त होता है, संविधान सभा का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने कौन कौन से प्रस्ताव रखे थे या कौन कौन सी सिफारिशें की थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न भी बन सकता है। देखिए, कैबिनेट मिशन की सबसे पहली सिफारिश थी कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा और वह संविधान सभा कितने 389 मेंबर से मिलकर बनेगी। यहां पर आप थोड़ा सा इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद करेंगे। 389 टोटल नंबर है। अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि 389 ही क्यों है? क्योंकि यह जनसंख्या के अनुपात में बनाया गया। अब इस 389 मेंबर में से भी 296 जो मेंबर होंगे वह ब्रिटिश प्रांतों से ले जाएंगे। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 93 जो होंगे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है कि ये 296 जो सदस्य हैं उसमें से 11 प्रांतों से 292 मेंबर लिए जाएंगे और 4 मेंबर जो होंगे वो 4 कमिश्नरी प्रांतों से लिए जाएंगे या कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाएंगे, जिसमें दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान होगा। तो इन दोनों से मिलकर 296 सदस्य होंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। दूसरा, अब इन संख्या का यानी इन संविधान सभा के सदस्य की संख्या का प्रांतों और रियासतों में जो आवंटन होगा उस आवंटन का जो आधार होगा वह जनसंख्या का अनुपात होगा। यानी जनसंख्या के अनुपात में इसको आवंटित किया जाएगा और यह अनुपात कितना होगा? 10 लाख पर 1 होगा। अर्थात मान लो यदि किसी राज्य की जनसंख्या 40 लाख है तो वहां से कितने प्रतिनिधि होंगे? 4 प्रतिनिधि होंगे। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है तो कितने प्रतिनिधि होंगे? 5 प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी 389 मेंबर होंगे और 389 मेंबर में से 296 ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे, प्रांतों से होंगे और 93 मेंबर देशी रियासतें होंगे और देशी रियासतों और प्रांतों के यह सदस्यों की सीटों का निर्धारण जनसंख्या की अनुपात में होगा जो 10 लाख पर 1 होगी। तीसरा, ब्रिटिश प्रांत की जो 296 सीटें हैं वह भी 3 समूहों में बांटी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 3 समूह कौन से होंगे? एक सामान्य होगा, दूसरा मुस्लिम यानी मुसलमान और तीसरा सिख होगा। सामान्य जो सीटें होंगी 213 होंगी, मुसलमानों के लिए 79 सीटें आरक्षित रहेंगी और सिखों के लिए 4। सिखों के लिए प्रावधान केवल पंजाब में था। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, इन 3 समूह के अलावा जितने लोग बच रहे हैं वो सारे सदस्य जो है सामान्य आय में, जैसे कि पारसी है या हम कह सकते हैं एंग्लो इंडियन है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिला है, सारी सीटें वो सामान्य में काउंट की जाएगी। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद में कैबिनेट मिशन ने एक दूसरा जो प्रस्ताव किया था वो ये किया था कि जो चुनाव होगा यानी ब्रिटिश प्रांतों में जो 296 सीटें हैं वह चुनाव के द्वारा भरी जाएंगी, किंतु ऐसा चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं हुआ है, अपितु अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ है। और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए भी कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको आप याद रखिएगा। आप जब आगे चलकर हम संविधान पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी प्रणाली से होता है। कैसे? विधानसभा जो है वह विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और प्रणाली कौन सी अपनाते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप ध्यान दीजिए, पुनः ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाएं करेंगी, यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्य करेंगे। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, यानी जनता ने चुनाव में भाग नहीं लेगी और इसके लिए जो मत प्रणाली जो होगी वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी।
क्लियर है? तो ये निर्वाचन के द्वारा भरी जाएंगी, किंतु देशी रियासतों की जो सीटें होंगी उसके लिए निर्वाचन का प्रावधान नहीं था। उसके लिए एक समझौता समिति बनाई जाएगी और यह समझौता समिति देशी रियासतों के प्रतिनिधि और प्रांतीय प्रतिनिधियों से मिलकर बनाई जाएगी और वह मिलकर देशी रियासतों से संविधान सभा के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों के द्वारा भरी गई है। यानी ब्रिटिश प्रांतों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ किंतु देशी रियासतों से सदस्यों का मनोनयन हुआ। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय संविधान की कल्पना की थी और इसके लिए उन्होंने जो भी प्रांत थे उनको 3 समूह में विभाजन करने की योजना बनाई थी। कैसे बनाई थी? इसमें यह कहा गया था कि जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा तो संविधान सभा के गठन के बाद यानी कि उसकी प्रारंभिक बैठकें होंगी और उन बैठकों के बाद में इन प्रांतों को जो है 3 समूहों में बांटा जाएगा। 3 समूह में पहला समूह होगा हिंदू बहुल प्रांत होंगे, जिसमें संयुक्त प्रांत होगा, बिहार होगा, मध्य प्रांत होगा, उड़ीसा होगा, मुंबई होगा और महाराष्ट्र होगा। ये 6 प्रांत जो है हिंदू बहुल प्रांत होंगे। दूसरा मुस्लिम बहुल प्रांत, इसमें सिंध होगा, पंजाब होगा, बलूचिस्तान होगा और उत्तर पश्चिम सीमांतर प्रांत होंगे और उत्तर पूर्वी मुस्लिम बहुल प्रांत में असम और बंगाल होगा। इनको 3 प्रांतों में, इनको 3 समूहों में बांट दिया जाएगा इन प्रांतों को। उसके बाद इन प्रांत का काम क्या है कि यह सर्वप्रथम सबसे पहले अपने प्रांत के लिए संविधान बनाएंगे, फिर यह अपने समूह के लिए संविधान बनाएंगे और अंततः यह संघ के लिए संविधान बनाएंगे। यानी प्रांत का संविधान, फिर अपने समूह का संविधान और फिर ये संघ के लिए संविधान बनाएंगे। इस तरह यह त्रिस्तरीय संविधान की रचना की बात कही गई थी। यहां पर इन समूहों में, इन प्रांतों को मतलब स्पष्टतः यह तय करना था कि उनको कौन से विषय प्रांतों समूह के पास रखने हैं, प्रांतों के पास रखने हैं और कौन से विषय संघ को देने हैं। यद्यपि यह जो है भारत विभाजन के बाद जब विभाजन हो गया और हम देखते हैं कि पूर्वी मुस्लिम बहुल प्रांत और पश्चिमी मुस्लिम बहुल प्रांत भारत से हट गया तो केवल हिंदू बहुल प्रांत ही बचते हैं। तो संविधान सभा में इसी प्रांतों के आए सदस्य संविधान सदस्यों से निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक लास्ट प्रावधान भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन में यह कहा गया था कि इसके अलावा भारत सरकार को संचालित करने के लिए या भारत को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह अंतरिम सरकार जो होगी वह सभी दलों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव थे। मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा के सदस्य कितने होंगे, 389 होंगे। उसमें से 296 जो होंगे वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे और 93 सदस्य किससे होंगे, देशी रियासतों से होंगे। ठीक है, दूसरा इसमें यह कहा गया था कि जो सदस्य संख्या सीटों का निर्धारण है वह जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाएगा और 10 लाख जनसंख्या पे 1 प्रतिनिधि होगा। तीसरा इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश प्रांतों को 296 सीटें दी गई है उनको 3 समूह में बांटा जाएगा, सामान्य में, मुस्लिम में और सिख में। ठीक है, इसके अलावा प्रांतीय विधानसभाओं से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा जो कि अप्रत्यक्ष होगा और आनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से किया जाएगा। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन एक समझौता समिति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और अंततः इसमें एक अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई। इसके अलावा त्रिस्तरीय संरचना के निर्माण की बात की गई थी। तो यह था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बाद में अब हम जो है इसके क्रियान्वयन को देखते हैं कि कैसे इसका क्रियान्वयन हुआ। ठीक है, अब देख, कैबिनेट मिशन जब प्रस्ताव जो आया और इसको भारतीयों के समक्ष रखा गया तो प्रारंभ में तो कांग्रेस ने तो इसको सहमति दी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस पर बहुत आपत्ति करी। मुस्लिम लीग को लगता था कि इसमें कहीं भी स्पष्ट पाकिस्तान का प्रावधान नहीं है क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। परंतु फिर भी बहुत सारी आपत्तियों, मतभेदों के बावजूद जून 1946 को मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने इस कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जो है 6 जून को प्रस्ताव स्वीकार किया और कांग्रेस ने जो 25 जून को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और
अब कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर, जो प्रस्ताव हमने भी पढ़े थे, उसके आधार पर जुलाई 1946 को पूरे देश में क्या हुआ, चुनाव हुआ। और इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी सफलता प्राप्त हुई। 208 सदस्य जो हुए संविधान सभा में कांग्रेस से चुने गए, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए और छोटे और कुछ निर्दलीय दलों को मिलाकर 15 सदस्य चुने गए। इस प्रकार 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 जो थे इसमें कुछ निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और कुछ बहुत छोटे छोटे दलों से थे। इस तरह इन चुनाव में चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस को बहुत बेहतरीन सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता को मुस्लिम लीग पचा नहीं पाई। मुस्लिम लीग को लगा कि संविधान सभा में उसका जनाधार बहुत ही कमजोर हो गया है। आगे चलकर जो है मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया, इस जो संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और बहिष्कार करके उसने एक पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान सभा की मांग करी। यद्यपि वो सब मांग को आगे चलकर माउंटबेटन स्वीकार करते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि देशी रियासतों की जो 93 सीटें थी, अभी देखो 296 सीटों पर तो चुनाव इलेक्शन हो गया जुलाई 1946 में, किंतु 96 सीटें जो देशी रियासतों की थी वो अभी भरी नहीं गई। क्यों नहीं भरी गई? तो यहां पर जब क्रिप्स कैबिनेट मिशन था, तो कैबिनेट मिशन में भले ही हमने एक संघ का निर्माण कर दिया और संघ में देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व दिया, किंतु देशी रियासतों ने अभी अपना भविष्य तय नहीं किया था। देशी रियासतें अभी ये स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रही थी कि वह संघ में शामिल हो या नहीं हो। इस असमंजस की स्थिति में देशी रियासतों की 93 सीटें भरी नहीं जा सकी और उन्होंने, इसलिए प्रारंभिक बैठकों में आप देखोगे कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते। बहुत बाद में आगे चलकर जो है 1947 में, अप्रैल 1947 में कुछ बड़ौदा, बीकानेर, उदयपुर जैसी रियासतें धीरे धीरे शामिल होती है और 1947 के बाद मतलब माउंटबेटन प्लान के बाद 15 अगस्त 1947 तक फिर पूरे देश की देशी रियासतें जो है संविधान सभा की सदस्य बन जाती है। इस पर हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। अब इसी बीच में जो है जैसे जुलाई में इलेक्शन हुआ और जुलाई में इलेक्शन होने के बाद में 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यद्यपि मुस्लिम लीग इसमें भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि उससे पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग, मतलब पृथक पाकिस्तान चाहिए था और उसकी मांग को स्वीकार किए जाने पर उन्होंने अड़ियल रवैया अपनाया। किंतु आगे चलकर मुस्लिम लीग को लगा कि वह अपना जनाधार न खो दे और कांग्रेस अपनी छवि को और अच्छा न बना ले। इस तरह वह सरकार को असफल करने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में क्या हो गई, शामिल हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने देखा कि किस प्रकार कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का जो है कार्यान्वयन हुआ। एक बार मैं आपको पुनः रिवीजन करवा देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि संविधान क्या होता है। ठीक है, हमने देखा कि संविधान नियमों का एक दस्तावेज होता है, या व्यापक अर्थ में देखा जाए तो संविधान लिखित और अलिखित नियमों का वह समूह है जिसके आधार पर देश की शासन प्रणाली को संचालित किया जाता है और जनता को उसके अधिकार मिलते हैं और जनता के कुछ राष्ट्रपति कर्तव्य होते हैं। इन सारी बातों का किसमें व्याख्या की जाती है? संविधान में व्याख्या की जाती है। संविधान के हमने कई प्रकार देखे, जिसमें हमने देखा विकसित संविधान, निर्मित संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, संघात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इन 5 आधारों पर हमने जो है संविधान का विभाजन देखा। आगे चलकर हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा की मांग कैसे हुई। तो हमने देखा सर्वप्रथम जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग को उठाया या उनकी प्रथम अभिव्यक्ति दिखी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारत की जनता के अनुसार बनना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को उठाया। आगे चलकर 1934 में साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी। 1935 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करी। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जो है संविधान सभा के अर्थ और महत्व को समझाया गया। आगे चलकर 37-38 के कांग्रेस अधिवेशन ने पुनः इस मांग को उठाया गया, बार बार उठाया गया।
इस तरह देखते हैं हम कि कांग्रेस और भारतीयों ने एक लंबी इतिहास है संविधान सभा की मांग का। आगे चलकर हमने देखा कि कैसे 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय विश्व में ब्रिटिश जो है भारतीयों को बिना उनकी इच्छा के युद्ध में धकेल देते हैं। कांग्रेस प्रतिक्रियाएं करती है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ब्रिटिश एक प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखते हैं, किंतु इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीय अस्वीकार कर देते हैं। आगे चलकर जो है युद्ध में ब्रिटेन की हालत को बिगड़ते देख एक क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुनः एक मंत्रिमंडलीय दल यानी कैबिनेट मिशन भेजा जाता है और अंततः यह कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। हमने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को देख लिया था कि कैसे उन्होंने प्रस्तावित किया था और इन प्रस्तावों के आधार पर जुलाई 1946 में भारत में चुनाव होता है। यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है यानी प्रांतीय विधायिकाओं से संविधान सभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसमें कांग्रेस को बहुत सफलता मिलती है और आगे चल के 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक बहुदलीय अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा किस प्रकार संविधान की मांग थी, संविधान की मांग कैसे ब्रिटिश ने स्वीकार करी और यह संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूं आज के लेक्चर में। कल हम यानी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मिलेंगे और इसके बाद अब हम देखेंगे कि संविधान की प्रथम बैठक कैसे होती है, कैसे संविधान की प्रथम बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, कैसे उद्देश्य का प्रस्ताव पेश होता है, आगे चलकर कैसे विभिन्न संविधान की समितियों का निर्माण होता है, कैसे प्रारूप समिति अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और भी इसके बाद में कुछ संविधान संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम संविधान सभा से संबंधित कुछ चुनौतियां, उनके समाधान पर चर्चा करेंगे और फिर हम जो है महत्वपूर्ण वाद विवाद को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारा कंटेंट आपने आज सुना और जाना होगा। मेरी बस एक सलाह है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो कम से कम एक पेन और कॉपी अपने साथ में रखिए और जो भी फैक्ट आपको नया लग रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, उसको नोट डाउन करते चलिए या मार्क करते चलिए। ठीक है, और अपने क्वेश्चन बैंक से उसको मैच कीजिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस आए। यद्यपि जब यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मेंस में जितने भी इस टॉपिक संबंधित प्रश्न आए हैं मैं उनकी खुद स्वयं चर्चा करूंगा और कैसे उत्तर लिखना है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।